नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों है ना, मोस्ट डिमांडिंग बैच हमारा मास्टर 30 बैच फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स है ना, जो यूपी बिहार के बच्चे हैं। ठीक है, या अदर बोर्ड से भी आते हो है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हें दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं, तो वो है हमारा मेरे प्यारे बच्चों धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बारे में आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। देखो, इस बैच की खासियत क्या है मालूम है? तुमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, चाहे तुमने समरी सीरीज से पढ़ी हो, चाहे तुमने महा मैराथन अटेंड करा हो, चाहे तुमने उड़ान हिंदी बैच से पढ़ा हो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। बेसिकली आज है ना, उन टॉप 30 क्वेश्चंस को तो हम अगर बात करें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके साथ जो भी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ना, जो भी क्वेश्चंस को हम अगर बात करें सॉल्व करते हैं, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर उसकी सराउंडिंग में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारा तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त करने वाला है डिस्कस। चलो, तो सर जी है ना, पहला क्वेश्चन सामने लिया हो कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो धातुएं निम्नलिखित में से है ना कौन सा गुणधर्म नहीं दिखाती? विद्युत चालकता, ध्वनिक प्रकृति, द्युतिहीनता या तन्यता, है ना, द्युतिहीनता या तन्यता। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो द्युतिहीनता है वो धातु नहीं दिखाया करती है। बाकी विद्युत चालकता, ध्वनिक अगर हम बात करें प्रकृति, ठीक है, हाँ, और हमारी जो तन्यता है वो अगर हम बात करें धातुएं दिखाया करती हैं। ठीक है, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो धातु के पतले तार खींचे जाने को हम बोलते हैं तन्यता। क्या बोला करते हैं? तन्यता। ठीक है, वही बात करते हैं आघातवर्धी न्यायता की। जैसे कि अगर मैं बात करूं तन्यता का एक एग्जांपल समझ लो कि जो हमारा 1 ग्राम है ना, सॉरी, जो हमारा 1 ग्राम है ना, जो गोल्ड है, क्या है, जो गोल्ड है, सोना है, उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है किससे? 1 ग्राम सोना से। समझ रहे हो कितनी ज्यादा, अगर हम बात करें रोचक बात है, रोचक तथ्य है कि हम 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आघातवर्धीयता क्या होती है? आघातवर्धीयता वो होती है कि एक धातु है, उसको ठोक पीट कर हम क्या कर सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। अधातु नहीं होती है सब। ठीक है, अधातु कैसी होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। जैसे तुम ठोकोगे पीटोगे वो क्या हो जाएगी? चूर चूर हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन तो अपन कर ही रहे हैं। वही बात करें ध्वनिकता की, जिसको हम बोला करते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो धातु सोनोरस होती है, इसका मतलब यह है कि जब भी है ना किसी ठोस सतह से टकराती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। अब इवन ध्वनि अगर उत्पन्न कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं ध्वनिकता। उस गुण को ध्वनिकता बोलते हैं, सोनरस कहते हैं। चालकता, ये विद्युत की सुचालक होती है ना, धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की सुचालक होती है। सर्वोत्तम विद्युत की चालक धातु जो है वो है चांदी, है ना। सर्वोत्तम जो चालक धातु है ना, सर्वोत्तम जो चालक धातु है वो हमारी क्या है? चांदी। और ऊष्मा की जो है हमारी, अगर हम बात करें, कॉपर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे फैक्ट्स है ना, तुम्हारा भाई हमेशा दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। क्यों आता है? एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? कौन से गुणधर्म है जो उसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। पहली बात तो क्या है? उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता, तन्यता या उच्च गलनांक। बेसिकली खाना पका रहे हो तो क्या कर रहे हो? खाना पका रहे हो तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं खाना पकाने की बात करूं तो खाना पकाने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है? सर, अगर मैंने एक पतीला लिया है ना, पतीले के अंदर मैंने कुछ ऑयल डाला है ना, मान लो कोई बघार वगैरह लगाना है, किसी चीज को तलना है, तो बेसिकली मैंने जैसे ही उसके अंदर ऑयल डाला मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या हुआ भाई? वो गर्म होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, तभी तो पकेगा। और जब वो गर्म होगा, है ना, जब वो गर्म होगा तो गर्म होने के लिए क्या नीड है भाई? जिस धातु में मैंने लिया है वो धातु के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि उस तेल तक पहुंच सके, वो तेल गर्म हो चुका है। तो उच्च ऊष्मा का चालक तो जरूर होना चाहिए, मतलब उच्च ऊष्मीय चालकता तो जरूर होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, अब सोचो कि तुमने एक बर्तन लिया। अब वो बर्तन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बर्तन क्या हो गया? थोड़ी देर बाद गल गया। क्या हो गया? थोड़ी देर बाद गल गया, है ना, पिघल गया, है ना। उसका गलनांक कम था, क्या हो गया? पिघल गया। तो क्या होगा भाई? तेल तो बगरेगा ही बगरेगा, बर्तन खराब, और दिक्कत, नुकसान हो गया। तो हम क्या करते हैं भाई? उसका गलनांक भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए।
ठीक है। उच्च विद्युत चालकता, भाई चालकता वगैरह हो गई, थोड़ा करंट वगैरह लग जाए तो और दिक्कत, तो वो इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तन्यता भी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी शुड बी द सही आंसर, है ना। तो तन्यता और विद्युत चालकता का खाना पकाने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक सही उत्तर है। चलो, तो क्या बात है बेटा, प्यारे बच्चों, मजा आया होगा। ठीक है, माया कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, मैं तुम लोगों के सारे कमेंट पढ़ता रहता हूं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हे राम, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती? कौन सी धातु है जो ठंडे तथा गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? वो है हमारी आयरन, है ना, लोहा। ठीक है, ये अगर हम बात करें, ये जो सोडियम हुआ, ठीक है, पोटेशियम हुआ, ये सारे क्या करती है भाई, ठंडे जल से अगर हम बात करें अभिक्रिया कर लेती है। वही बात करें आयरन जो है, आयरन जो है वो भाप से अभिक्रिया करती है। किससे अभिक्रिया करती है? भाप से अभिक्रिया करती है। और इससे एक रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊं, वो ये है कि जो आयरन है ना, वो स्टीम मतलब H2O गैस के साथ अभिक्रिया करके, किससे? H2O गैस के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है, जो होता है Fe3O4, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेसिकली यहाँ पर आता है 3, यहाँ आता है 4, ठीक है, Fe3O4 और ये 4H2। ये अभिक्रिया जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। और मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, नहीं तो अभी भी बता देता हूँ, ध्यान सुनना। ये दो ऑक्साइड का मिश्रण होता है, एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3। तो देखो, दो, एक Fe और ये दो Fe, मतलब Fe3O, और अगर बात करें एक ऑक्सीजन और एक O4। ठीक है, ये होता है फेरस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। तो ये आप लोगों को छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए थी। एक रिएक्शन जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करने को जाए तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं ना, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अब उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो वो ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेगी। थोड़ा कम क्रियाशील है तो वो क्या कर लेगी भाई? गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। और थोड़ा कम क्रियाशील है तो वो क्या कर देगी? भाप से अभिक्रिया करती है, स्टीम से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। आई होप तुम लोगों ने इस चीज को ध्यान में लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का व्युत्क्रम संभव नहीं है। जिंक CuSO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous plus Cu, है ना। कारण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हाँ, कारण सहित इस टाइप अगर बात करें, कथन की पुष्टि कीजिए, क्या रीजन है ना, क्या रीजन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेसिकली CBSE का क्वेश्चन है, बट तुम्हारे साथ हम बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या होता है कि जब मैंने कॉपर सल्फेट लिया, जो होता है हमारा CuSO4, है ना, और ये ले लिया मैंने एक्वस मतलब जलीय। जब मैं इसके साथ क्या ले लूँ, एक धातु ले लूँ जो इससे अधिक क्रियाशील है, वो है जिंक। तो ये क्या कर देता है? ये बनाता है ZnSO4, है ना, एक्वस, जिसको मैं बोला करता हूँ जिंक सल्फेट। और साथ में अगर बात करें, कॉपर धातु निकल जाती है। ठीक है, कौन सी धातु निकल जाती है? कॉपर धातु निकल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ कि क्या इसका व्युत्क्रम संभव है, क्या मैं ले लूँ Zn, है ना, SO4 जो कि एक्वस स्टेट में हो, इसके अंदर मैं कॉपर डाल दूं जो कि ठोस अवस्था में हो, तो क्या ये संभव है? तो क्या नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। किससे? अगर हम बात करें जिंक से। किससे? जिंक से। तो हम लिखेंगे कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की एक पट्टी डाल दी जाए तो रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन बनने के कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है तथा जिंक की पट्टी पर लाल भूरे रंग की कॉपर धातु जमा हो जाती है। देखो कितनी प्यारी बात है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का था, जैसे ही हमने जिंक की पत्ती डाली, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से विस्थापित करना प्रारंभ कर दिया और जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ, जो कि एक रंगहीन विलयन है। और जो कॉपर विस्थापित हो रहा था वो लाल भूरे रंग की अगर हम बात करें धातु थी। ठीक है, वो अगर हम बात करें विस्थापित हो गई। बट इस अभिक्रिया में कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को तो विस्थापित कर देता है, तथापि यदि कॉपर धातु की एक पट्टी को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो ऐसा संभव नहीं है, घोर अपराध है।
सो रखा जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर धातु जिंक धातु की तुलना में कम क्रियाशील है, और धातु इसलिए जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है, न कर सकती है। ठीक है, तो बड़ा ही एक प्यारा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस अभिक्रिया के नीचे इनके नाम लिखना, ये होता है कॉपर सल्फेट, ये जिंक धातु, ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर धातु। ठीक है, ऐसे नाम लिखोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, एक नाम लिखोगे तो और बेटर रहेगा, पक्का। चलो बढ़े आगे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। पहला, ये जल से क्रिया नहीं करता, ये जल से प्रचंड क्रिया करता है, ये जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, ये बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। क्या है भाई? तो अगर मैं बात करूं, जब भी कोई धातु क्या हो भाई, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, अधिक क्या, क्रियाशील हो, हाँ। तो ये अगर हम बात करें ये जल के साथ अभिक्रिया कर, अब वो हो सकता है कि ये जल क्या हो, ये जल लिक्विड हो, ये जल गैस हो। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके ठंडा जल, गर्म जल, जैसा भी जल हो सकता है। कैसा जल हो सकता है? ये तो हो सकता है ठंडा, गर्म, और अगर हम बात करें भाप, है ना, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। से अभिक्रिया कर अगर हम बात करें, ठीक है, क्या करता है भाई, या तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, या फिर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका करता है? धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ध्यान से समझना, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। पर साथ में एक चीज तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर धातु अत्यधिक क्रियाशील है, अगर धातु अत्यधिक क्रियाशील है तो वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके तुरंत हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, और वहां पर ऊष्मा भी रिलीज होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, जलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ। सोडियम को हम कैरोसिन में रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सी में मॉइस्चर में आ गया तो वो इतनी ज़्यादा क्रियाशील धातु है कि तुरंत अगर बात करें आग पकड़ ले रहा, और उस समय विस्फोट भी हो सकता है। उस समय क्या हो सकता है? विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई। तो अब अगर हम देखें, ध्यान से समझोगे, अब मैग्नीशियम की मैं अभिक्रिया लिखूं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया लिखूं, तो मैग्नीशियम जो है हमारा वो है Mg, साथ में जब जल ले लूँ वो होता है हमारा H2, ये बनाता है क्या? MgOH होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है जो होती है H2 गैस। क्या होती है? H2 गैस। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये हमारी, सॉरी कैल्शियम लिया है, कैल्शियम लेना था। ठीक है, कैल्शियम धातु, ठीक है, हाँ, ये हमारी क्या होगी? कैल्शियम धातु। क्या हो गई? कैल्शियम धातु। ये हो गया जल, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है, इसमें इतनी ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है, तो ये क्या होती है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैल्शियम की सतह पर जाकर चिपक जाती है, सतह पर जाकर क्या हो जाती है? चिपक जाती है। और जब ये कैल्शियम धातु सतह, कैल्शियम की सतह पर जाकर चिपक जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाँ भाई, ये क्या हो जाती है, अगर हम बात करें चिपक जाती है, ठीक है, इसको अच्छे से कर देते हैं, ऑक्साइड, है ना, तो जिसके कारण वो क्या होता है, अगर हम बात करें, तैरने लगता है, जिसके कारण वो क्या करने लगता है? तैरने लगता है। तो ये जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, इतनी विग्रसली रिएक्ट नहीं करती, करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होती है, बट उतनी हीट वहां पर जनरेट नहीं होती। थर्ड एंड फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर, मतलब तीसरा चौथा ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप तुम लोगों ने ये समझा होगा, आई होप तुम लोगों ने ये समझा होगा, पक्का। चलो बड़े आगे, अब अगले की बात करते हैं, अब अगले की बात करते हैं। धातुएं, है ना, धातुएं, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस में देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु है, मतलब Mn तथा मैग्नीशियम के साथ अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो वो होता है हमारा HNO3। हाइड्रोजन, सॉरी,
नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 जो है हमारा क्या है वो, अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल है वो, अगर हम बात करें मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर जिस भी अभिक्रिया से, जिस भी धातु से अभिक्रिया करता है वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, उसको ये ऑक्सीडाइज कर कर किस में बदल देता है? जल में बदल देता है। किस में बदल देता है? जल में। सो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये धातु से अभिक्रिया कर जल बनाता है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसी धातु है जहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो इनके अपवाद भी तुम्हें ध्यान रखना कि मैग्नीशियम और मैंगनीज शुड बी द करेक्ट आंसर, शुड बी, सॉरी, मैग्नीशियम, मैंगनीज और हमारा मैग्नीशियम, ये दो धातु ऐसी है जिनके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और HNO3 शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ऐसा अम्ल है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त भी हुई है उसे क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम बात करें ऑक्सीकृत कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है कि एक्वारेजिया क्या है का संयोजन है। क्या चीज होती है एक्वारेजिया? तो एक्वारेजिया को हम बोला करते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। ठीक है, हाँ भाई। तो यहां पर क्या होता है? एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है। और एक बात बता दूं कि HCl जो होता है ना, सांद्र HCl होता है, ठीक है, हाँ, सांद्र HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और अगर हम बात करें सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अब इनकी कितना कितना लेते हैं? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। इनका अगर हम बात करें ये रेशियो जो होता है, ठीक है, वही देख लो। सांद्र अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, रॉयल वाटर होता है। ठीक है, ये एक्वारेजिया का अगर हम बात करें उपयोग जो होता है, जो अल्प विलय धातु है जिनकी विलयता बहुत कम होती है, उनको भी घोलने में इसका किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सारी जो धातु है, ठीक है, इनको घोलने में अगर हम बात करें इसका उपयोग किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कई बार ऐसा भी सुन लो कि कई जो होते हैं ना कि कई घर पर पहले गांव वगैरह में ऐसे आया करते थे कि जो थोड़े चालाक लोग होते थे वो इसी का उपयोग करा करते थे। वो कैसे करा करते थे कि तुम्हारे गांव में आए, है ना, गांव में आने के बाद उन्होंने क्या बना के ला कर आए? एक्वारेजिया तुरंत बनाते थे। ठीक है, तो एक अगर बात है, भभकता हुआ एक लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है? 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को लिया जाता है। अब वो है ना, इनका मिश्रण बनाकर लेकर आते थे और क्या करते थे कि वो लोगों से कहते थे कि आप अपने आभूषण ले आइए, हम उनको क्या कर दें? साफ कर देते हैं। क्या कर देते थे? साफ कर देते थे। तो क्या करते थे वो? ऐसे ऐसे करके अगर बात करें, थोड़ा रब भी करते थे ना उस लिक्विड में, तो देखो वो साफ तो हो जाता था, बट वो क्या हो जाता था? काफी कोरोसिव नेचर का होता है, काफी संक्षारक प्रकृति का होता है। तो उसकी काफी लेयर जो है ना, वो क्या कर लेते थे? अपने लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर लेते थे और इस तरीके से क्या हो जाता था? घोटाला हो जाता था। क्या हो जाता था? घोटाला हो जाता था। हम उनको पैसे भी दे देते थे उस चीज़ के लिए और उनका वो सोना चुरा कर फायदा भी हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तुम लोगों को हम बता रहे थे। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हाँ सर, हमें तो ये चीज़ नहीं पता, है ना, हमें तो सोना बहुत पसंद है। चलो, एक धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक। ठीक है, हाँ भाई, का गलनांक बहुत कम होता है, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, हाँ भाई, सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, हाँ। अब तुम अगर यहाँ देखोगे, ठीक है, ठीक है, इसके ऑप्शन है ना पूरे कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, जो चांदी और जो कॉपर है वो सबसे ऊष्मा के अगर हम बात करें अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, और जो सोना है, ठीक है, वो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर भी मतलब उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, हाँ भाई, और सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। तो अच्छा, ये पूछा ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक तुम बोल सकते हो चांदी। ठीक है, गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है ना, गैलियम का ले लिया। ये क्वेश्चंस थे, मुझे लगा ऑप्शंस है, सॉरी। ठीक है, आंसर सही है बेटा। चांदी और सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, क्या होता है जब ZnCO3 को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर अगर हम बात करें सीमित वायु में, है इसकी जगह ये लिख लेना, सीमित वायु में, सीमित वायु में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जो ZnCO3 है, ठीक है,
उसको हम सीमित वायु में जब गर्म करते हैं तो वो टूट कर जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब यहाँ पर अगर बात करें, ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होते रहती है, जिससे हम बोला करते हैं निस्तापन। क्या बोला करते हैं? निस्तापन बोला करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो ZnCO3 है, जो ZnCO3 है, वो अगर हम बात करें, जैसे हम हीट करते हैं इसको, तो इसे बोला करते हैं हम निस्तापन। क्या बोला करते हैं? इसे हम बोला करते हैं निस्तापन। ठीक है, और यहाँ पर बनता है जिंक ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाँ भाई। और जब CU2O है ना, एक और था कि CU2O और CU2S के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो ठीक है, ये कॉपर के निष्कर्षण की बात चल रही है कि जो CU2O है ना, वो CU2S के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये आपस में अभिक्रिया करके ये बनाते हैं 6Cu, या फिर अगर मैं इसको बैलेंस बाद में करूंगा, कॉपर बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या? कॉपर। ठीक है, ठोस अवस्था में। और साथ में अगर बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लेते हैं 2, ये लेते हैं 6। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन था ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़े, आगे लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो हमारे पास है ना, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, वो क्या थी? वो थी काना, है ना, का, मग, अल, जन, पी, प्रभु ना, फिर क्या था? है, क्यों, HG, AG, AU। तो खुद सोचो कि जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी, है ना। क्यों नहीं पाएगी? वो किसी ना किसी से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगी? संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। बट अगर हम बात करें, सोना एक ऐसी धातु है, क्या होती है? सोना एक ऐसी धातु है, अगर हम बात करें, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, है नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो AU और AG जो है वो मुक्त अवस्था में अगर बात करें पाई जाती है। ठीक है, हाँ भाई। तो एक देखो, अगर बात करें क्रियाशीलता के मामले में, तुम लोगों को ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का। चल, तो बढ़े आगे, है ना, बढ़े आगे इस चीज के बारे में। ठीक है, हाँ चल, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, और अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये कहता है कि विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्कृत द्वारा अगर बात परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में ना, तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज थी कि हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड करी थी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। एक अगर हम बात करें क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर। अगर मैं बात करूं क्रियाशीलता श्रेणी की, तो वहां पर हमने देखा था कि कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील थी, जिनको हम अगर बात करें एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षित करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हुआ, अगर बात करें पोटेशियम हुआ, इनके क्लोराइड्स जो होते हैं उनका हम विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें धातु एक इलेक्ट्रोड पर मिल जाती है, जो होता है हमारा अगर बात करें कैथोड, और अधातु जैसे कि अगर बात करें जो क्लोरीन गैस हुई, वो एनोड पर मुक्त हो जाती है। इस तरीके की चीजें देखा करते थे। अब इनमें से तुम्हें देखना था कि कौन सी अगर बात करें अधिक क्रियाशील है, वो है हमारा सोडियम, और अगर बात करें पोटेशियम, तो थर्ड एंड फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी डी। तो क्रियाशीलता श्रेणी में सोडियम और पोटेशियम शीर्ष पर होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा ऑप्शन था। फिर इनसे जो कम क्रियाशील होती है, ठीक है, हाँ, उनसे जो क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, उनको हमने मेथड करा था, उनका हमने निष्कर्षित करने का बताया था कि सबसे पहले हम इसका सांद्रण करते थे, फिर उनका भर्जन या निस्तापन करते थे जिससे वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, फिर उनका अपचयन करते थे, और अंत में अगर बात करें में धातु मिला करती थी। ठीक है, हाँ, तो उनको भी हम प्योरिटी देखा करते थे, अगर प्योर नहीं है तो फिर हम अगर उसका क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन करा करते थे, जिससे कॉपर का हमने किया था। अगर मैं बात करूं, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो बेसिकली हम बता दें, वो होता है हमारा सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है कि जो सिल्वर होता है ना, जो सिल्वर होता है, ठीक है, जो सिल्वर होता है, सिल्वर जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, सिल्वर जो होता है वो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, बनाता है, अगर हम बात करें सिल्वर ऑक्साइड जो होता है हमारा Ag2O। क्या होता है? Ag2O, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, Ag2O बनाता है, ठीक है, 2 नहीं 4 लेना पड़ेगा,
अभी बैलेंस करते हैं इसको, देखो। हाँ, तो ये होता है Ag, है ना, जिसको अपन बोला करते हैं सिल्वर, है ना। ये होती है हमारी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम, है ना, यहाँ पर तुम देखोगे तो हम लेंगे 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पर बनता है सिल्वर ऑक्साइड। अब कई बुक में है ना बहुत खराब रिएक्शन लिखी हुई है कि सिल्वर, मैं बताते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। फिर वही जो Ag2O आता है, जो Ag2O आता है, ठीक है। हाँ भाई, जो Ag2O आता है उसके साथ आती है H2S गैस, जो वातावरण में उपस्थित है ना। Ag2O सॉलिड है, ये क्या करती है, ये बना देता है सिल्वर सल्फाइड, है ना, और साथ में जल जो है वो अगर हम बात करें रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली ये थी हमारी सिल्वर ऑक्साइड, क्या थी, सिल्वर ऑक्साइड। और साथ में अगर हम बात करें, साथ में हमारे पास सॉरी सिल्वर ऑक्साइड, ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी लिख देते हैं। ये H2S जो है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड के कारण ही क्या हो जाता है, रंग काला पड़ जाता है, काली पड़ जाती है चांदी। और ये हमारे पास जल निर्माण होता है। अब कई बुक में ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है कि जो सिल्वर है वो अभिक्रिया करता है H2S के साथ, यहाँ पर Ag2S बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये अभिक्रिया जो है वो अगर बात करें गलत है। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है हाइड्रोजन को डायरेक्टली विस्थापित कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिल्वर जो है वो कम क्रियाशील है, किससे, अगर हम बात करें हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब देखो, चांदी की धातु वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर, है ना, Ag2S बनाती है और चांदी की वस्तुओं के काले रंग के लिए Ag2S भी जिम्मेदार है। हाँ, ये भी तुम लिख सकते हो कि जो Ag है वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है Ag2S, ठीक है। हाँ, ये अभिक्रिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट वो अभिक्रिया जो लिखी हुई है ये, है ना, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है, ये कोई सत्य घटना पे आधारित नहीं है, ठीक है, पक्का। चलो बड़े आगे। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को अगर बात करें जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई आयरन के ऊपर क्या लगती है, जंग लगती है, लोहे के ऊपर जंग लगती है, ठीक है। अब उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड है ना, या तो हम करते हैं गैल्वेनीकरण, या पेंट करते हैं, या ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजों का उपयोग करते हैं। तो गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, लोहे पर जस्ते की मतलब, जस्ता मतलब जिंक, जस्त की परत चढ़ाना, ठीक है। तो लोहे पर जस्ते की क्या करना, परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, या यशद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम चढ़ाते हैं जिंक, जिसको हम बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता, ठीक है। हाँ भाई, तो ये एक बात तुमने आयरन भी देखा होगा, दो कैटेगरी का मिला करता है। एक तुम देखते हो कि एक गैल्वेनाइज्ड लोहा आता है जिसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ी होती है, गैल्वेनीकृत लोहा होता है। और एक लोहा वो होता है जिसमें जंग लगी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई गैल्वेनाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं हुई होती है। तो ये आइडिया जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जंग से बचाने का एक बहुत ही रामबाण इलाज है जो आप लोगों के सामने आ चुका, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला कारण, अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। क्यों नहीं निकालती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल, अगर हम बात करें, ऑक्सीकारक है, जो मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस को भी ऑक्सीकृत कर देता है जल में। यही कारण है कि वह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता। पर नाइट्रिक, इसके कुछ अपवाद है, वो है मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये दो ही धातु है। सो अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। इसका कारण यह है कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह उत्पादित H2 को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे N2O जो होता है, जिसको बोलते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, में अपचित हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे कि मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारा कैसे एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है।
अब जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसकी तुम अभी क्रिया करवा दो HCl के साथ, तो ये क्या कर देगा भाई, HCl जैसे ये होगा, अगर हम बात करें, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। और साथ में अगर हम बात करें हाइड्रोजन सॉरी जल का निर्माण होगा, क्योंकि क्या होगा, ये एक अम्ल है ना। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बट ये क्या होता है, उभयधर्मी होता है, ये दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और साथ में बनता है जल, और साथ में बनता है क्या, जल। ठीक है, तो इन दो बार इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारे से दिक्कत थी। अच्छा, जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इसकी देखो, एक तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी, एक करवाते अपन क्षार के साथ, तो जिंक ऑक्साइड है, और यहाँ पर हमने ले लिया NaOH। क्या ले लिया, NaOH। तो यहाँ पर बनता है Na2ZnO2, है ना, Na2ZnO2। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें, हमें बनता है, अगर हम बात करें H2O। बेसिकली दो H यहाँ से लेते हैं और एक ऑक्सीजन आता है, तो होता है H2O, और बचा कुचा हम सब लिख देते हैं। इसका नाम है, याद रखना, हमेशा याद रखना, वो है हमारा सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने बहुत से कंसेप्ट को अच्छे से रिकॉल किया। ठीक है, हाँ, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो पा रही है, हम सभी की सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। पक्का, चल। अधिकांश धातु विद्युत का सुचालक होती है, भाई इसका रीजन बताओ। धातु उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, मतलब धातु के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है। क्या है, एक आवेशित कण है। तो जहां पर भी आवेश जो है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, वो क्या होता है, अगर हम बात करें, वो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि आयनिक यौगिक भी है ना, आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब जिनमें एक धातु होती है, दूसरी अधातु होती है। तो जहां पर भी आयंस बन जा रहा, आयंस क्या कर सके, फ्लो कर सके, क्या कर सके, फ्लो कर सके, तो वहां विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। बेसिकली इसके पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और उनके प्रवाह के कारण विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। ठीक है, हाँ भाई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, जो बहुत ही प्यारा है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम क्लोराइड में बंध बनने की व्याख्या कीजिए, है ना, तथा इस यौगिक में उपस्थित आयन को पहचानिए। ठीक है, आयनिक यौगिकों के ठोस होते हैं, कारण दें। ठीक है सर, नामांकित आरेख की सहायता से धातुओं पर भाप की क्रिया को, प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाइए। ठीक है, हाँ भाई, रीजन देखो ध्यान से, है ना, बड़ा ही प्यारा सा एक, अगर हम बात करें, रीजन है। ठीक है, जिसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। देखो ध्यान से, हमारे पास मैग्नीशियम जो होता है, तुम्हें अगर आइडिया हो, है ना, अगर नहीं हो तो हम बताते हैं। मैग्नीशियम जो होता है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है अपने, क्या कर सकते हैं, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम बात करें, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का करना चाहता है, देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, ताकि ये अगर एक अक्रिय गैस के जैसा बनना सके, ताकि ये स्थायित्व पा सके। और जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन जो होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है, वो होता है 2,8,7। ये क्यों, कैसे लिखते हैं मालूम है तुम्हें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, होता है 17। तो ऐसी व्यवस्था होती है कि हमें क्या करना है, टोटल 17 करना है, 2, ये 8, 10 और 7, 17। ठीक है, तो ऐसे अरेंज्ड होते हैं। और हर जो, अगर हम बात करें, जो परमाणु होता है वो अक्रिय गैस का जैसा बनना चाहता है, या फिर अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो 1, 2,8,7। ठीक है, अब मैंने क्यों 2 बार लिखा भाई क्लोरीन को, है ना, क्लोरीन को क्यों 2 बार लिख दिया, ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे ये बताओ, ये वाला मैग्नीशियम जो है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, इसको कितने की आवश्यकता है सर, 6 की आवश्यकता है, तब 8 हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो ये 8 रहेंगे, है ना, तो भी तो संभव है। तो क्या करता है मैग्नीशियम, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको दे देता है, एक दे देता है ये वाले क्लोरीन को, जिससे यहाँ पर क्या जाते हैं +1, और एक देता है ये वाले क्लोरीन को, जहाँ पर यहाँ पर क्या जाते हैं +1। अब जो अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो होता है 2,8,8। ठीक है, 2,8,8। मतलब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ होती है कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, वो अपना, अगर हम बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7वां था। अब मैग्नीशियम अपना 8वां इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस क्लोरीन को दे देता है। सेम बात अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, सेम बात यहाँ पर बताऊँ,
तो ये जो मैग्नीशियम है ये फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 4 ना, 2 6 और 2 8 और 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहता है और 8वां इलेक्ट्रॉन फिर मैग्नीशियम ने दे दिया ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके, दोनों का काम चल सके। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ऐसे बंध को मैं बोलता हूं आयनिक बंध। क्या बोलता हूं? आयनिक बंध, है ना। इससे क्या बोलता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है। ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। और इसके अंदर कौन कौन से आयन है? तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, है ना, और इनके ऊपर माइनस बनाता है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? 3 आयन्स होते हैं। ठीक है, सॉरी 2 आयन्स होते हैं, Mg+2 जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, हाँ भाई। और एक होता है Cl- जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन बोला करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कारण दीजिए। आयनिक यौगिक इसलिए ठोस होते हैं क्योंकि इनके मध्य क्या होता है? एक प्रबल आकर्षण बल होता है ना। तो आयनिक यौगिकों के मध्य, आयनों के मध्य, है ना, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल होता है। यही कारण है कि सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिकों में, फिर से सुन लो, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य एक मजबूत आकर्षण बल होता है। एक अगर बात करें बहुत ज्यादा मजबूत आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नामांकित आरेख की सहायता से धातु पर भाप की क्रिया के व्यवस्था से अगर बात करें चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसका एक चित्र बनाना था। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ। तो एक यहाँ पर तुम ले लेते धातु तार। क्या ले लेते? धातु तार। ठीक है, हाँ भाई। और यहाँ पर तुम ले लेते रुई, है ना, कॉटन। क्या ले लेते? रुई, है ना, रुई का टुकड़ा, रुई का, या फिर भीगी हुई रुई का टुकड़ा, भीगी हुई रुई का टुकड़ा। तो क्या होता भाई? कुछ नहीं होता सर। यहाँ से हम जैसे ही उसको गर्म करते तो यहाँ पर रुई में से क्या निकलने लगती? भाप। वो इससे अभिक्रिया कर कर क्या करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती। कौन सी गैस रिलीज करती? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती। ठीक है, हाँ भाई। तो यहाँ पर जाकर गैस जार में जाकर क्या हो जाती? इकट्ठा हो जाती। क्या हो जाती? इकट्ठा हो जाती। तो इस तरीके की चीजें थी, है ना, जिसके बारे में तुम बहुत अच्छे से डिस्कशन हम लोग कर सकते थे। पक्का? चलो तो भाई अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल आगे देखते हैं। सो धातु है ना, अब देखते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव पाई जाती है। देखो सोडियम जो है वो नरम धातु है। क्या धातु है? एक नरम धातु है। मतलब अगर बात करें इसको चाकू की सहायता से काट दिया जाता है। बट ये अगर हम बात करें ठोस अवस्था में ही होती है ना। ये अगर बात करें द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। आयरन भी द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता और क्रोमियम भी द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। बस एक मरकरी है ना, जो थर्मामीटर में जिसका उपयोग होता था। मरकरी जो है अगर हम बात करें, जो हमारी पारा धातु है, वो क्या कहती है? अगर हम बात करें द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। तो हमसे यही पूछा था कि द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है। तो हम बता दें कि सोडियम, आयरन और क्रोमियम जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। बट हम बात कर दें मरकरी की, हम बात कर दें किसकी? पारा की, तो उसका अगर हम बात करें वो जो है अगर बात करें द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। चल अगला हम बात करते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है गलत अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो जो सबसे अधिक क्रियाशील है, जैसे कि सोडियम और अगर हम बात करें कैल्शियम। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो बढ़े आगे। अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, कि किस तरीके से हम अगर हम बात करें जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक है, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये जो धातु हैं इनका निष्कर्षण हम किससे करते हैं? गलत धातु का विद्युत अपघटन कर से। ठीक है, हाँ भाई। और फिर वही बात करें हमें शुद्ध धातु मिल जाती है।
अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो 2 में पाई जाती, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। इन सभी को हम क्या करते हैं, जब कार्बोनेट है तो हम उसका करते हैं निस्तापन, मतलब सीमित वायु में उनको गर्म करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फाइड अयस्क होता है तो उसका भर्जन करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और धातु में अपचयन और धातु का शोधन करते हैं, ठीक है। समरी सीरीज दे सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को, या हमारा जो अगर बात करें जो उड़ान बैच है उसमें भी हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा हुआ है। वही बात करें निम्न अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं उनको सल्फाइड अयस्क, जैसे कॉपर हुआ, अगर बात करें जो हमारा मरकरी हुआ, ठीक है, ये थोड़ी सल्फाइड अयस्क में पाई जाती है। बाकी जो हमारा सोना हुआ वो तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इनका सल्फाइड का भर्जन करते हैं, धातु हमका परिष्करण करते हैं और हमें हमारी धातु मिल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो चमकीली है, कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, ठीक है। बेसिकली धातुएं क्या होती है भाई, उनकी जो अगर हम बात करें जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। बट अधातु में ऐसी कौन सी एक अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है, क्या होती है, चमकीली होती है, वो है हमारी आयोडीन। क्या है, हमारी आयोडीन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो है हमारी ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो अगर हम बात करें वो क्या होती है, चमकीली होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, हाँ, निम्नलिखित में 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। मतलब यह है कि इन तीनों का लवण ले लो, मतलब मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल इनके सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सल्फेट। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, MgSO4, है ना। जो हमारा अगर बात करें सिल्वर सल्फेट होता है वो होता है Ag2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट होता है वो होता है ZnSO4, ठीक है। और कॉपर जो होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो इन धातुओं में से किसमें इतनी दम है कि जो अन्य 3 धातुओं के लवण है उनमें से उनको विस्थापित कर सके। मतलब मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज अगर लिख दूं तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है काना, का, मग, अल, जन, पी, प्रभु, है ना, है, क्यों, HG, AG, AU, है ना, यही थी। अब बेटा अगर तू ध्यान से देखेगा तो हमें ऐसी एक धातु का नाम बताना है जो अन्य 3 धातुओं के लवणों विलयन से उन्हें क्या कर सकती है, अगर हम बात करें विस्थापित कर सकती है, ठीक है। अब लवणों के विलयन से विस्थापित कर सकती है। चलो, तो अब देखते हैं ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, अगर हम बात करें मेरे पास, मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम को, ठीक है। किसको ले लेता हूँ, मैग्नीशियम को। तो काना का मग, ठीक है, मैग्नीशियम तो ऊपर ही आ गया, है ना, मग। क्या मैग्नीशियम अगर हम बात करें Ag को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल, मैग्नीशियम नीचे आता है, विस्थापित कर सकता है, ठीक है। हाँ भाई, मैग्नीशियम क्या अगर बात करें जिंक को विस्थापित कर सकता है ना। क्या मैग्नीशियम अगर बात करें कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो मैग्नीशियम शुड बी द करेक्ट आंसर। बट सिल्वर अगर हम बात करें, सिल्वर कर सकता था क्या, सिल्वर अन्य 3 को नहीं कर पाता। जिंक कर सकता था क्या, जिंक नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या होता है कब होता है ना, क्या होता है कब होता है, ये समझने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहला है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है, ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम की मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है, ठीक है सर। फेरिक ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ अपचयन होता है, ठीक है सर। जिंक कार्बोनेट निस्तापन से गुजरता है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई, तो बेसिकली जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है हमारा, वो होता है HgO, है ना, क्या होता है HgO, जिसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये बनाता है, अगर हम बात करें Hg जो होता है हमारा Hg, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाती है। इसको अगर मैं संतुलित करूँ तो यहाँ 2 ले लूंगा और 2 ये रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। यह हमारी क्या है, मरकरी है, क्या है, मरकरी है। और ये हमारी है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड के मिश्रण को अगर बात करें क्या किया जाता है, अगर हम बात करें गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी रिएक्शन भी करवाई थी कि जो Cu2S है ना, क्यूप्रस सल्फाइड, वो Cu2O मतलब
कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। और साथ में हमारी अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है। अब तो मैं अगर मैं फील करवाऊँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर आ जाता है 2, क्या आ जाता है 2, और बिल्कुल सिंपल सी ये 6 रहता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। थर्ड वाली अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम की मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है। एल्यूमिनियम की क्या होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है। सो जब एल्यूमिनियम को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर मैग्नीज जो होता है अगर हम बात करें वो अगर हम बात करें अगर हम बात करें द्रव अवस्था में होता है तो MnO2, ये सभी सॉलिड अवस्था में है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। बट क्या होता है कि जब क्या बनता है हमारा, अगर हम बात करें मैंगनीज बनता है और साथ में Al2O3 निकल जाता है, तो मैंगनीज जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। अब यहाँ लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं 3, ठीक है, हाँ भाई, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ आते हैं 2। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। चलो इसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है एल्यूमिनियम, है ना, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज, है ना, मैंगनीज, ठीक है, हाँ, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये मैंगनीज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बड़ी प्यारी सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, पक्का, चल आगे होता है। फेरिक ऑक्साइड, अच्छा ये अब मैं बता रहा हूँ, फेरिक ऑक्साइड जो होता है हमारा Fe2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है, ठीक है। हाँ, बेसिकली क्या होता था पिछला अगर मैं बताऊं तो हमसे पूछा था फेरिक ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ अपचयन होता है, तो कैसे होगा, देखो, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, जैसे हम एल्यूमिनियम लेकर आते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और बनता है आयरन, और साथ में अगर बात करें Al2O3 बन जाता है, Al2O3 बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करें, क्या करें, इसको बैलेंस करें, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2Al, क्या ले लेते हैं, 2Al, और यहाँ अगर हम बात करें 2Fe निकल जाता है। और Fe जो निकलता है वो अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में निकलता है। क्यों इन दोनों अभिक्रिया में लिक्विड स्टेट में क्यों निकलता है, क्योंकि ढेर सारी ऊष्मा यहाँ पर निकलती है। और इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं थर्माइट अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, थर्माइट अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं। और इनके नाम जरूर लिख लो, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, क्या है बेटा, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है, हाँ भाई, एल्यूमिनियम है, ये हमारा क्या है, आयरन है, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये हमारी क्या निकल गई, ऊष्मा निकल गई। अच्छा, निस्तापन पर जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कशन किया। तो जो ZnCO3 है इसको लिखना जिंक कार्बोनेट, जैसे ही तुम इसको हीट करोगे ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये ठोस अगर हम बात करें, और ये ठोस, ठीक है। हाँ, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपन कर रहे थे जिसके बारे में, हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे है ना बड़े ही कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा अगर बात करें मज़ेदार है, ठीक है, मज़ेदार है, ठीक है। हाँ, तो इन क्वेश्चंस के साथ है ना जब तुम पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवीजन। संक्षारण को परिभाषित कीजिए ना, तो सुन लो, वायुमंडलीय गैसों और नमी की क्रिया द्वारा ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि में धातुओं के रूपांतरण को कारण धीरे धीरे खाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। बेसिकली क्या है संक्षारण में, जैसे कॉपर का हरा होना, है ना, कॉपर का हरा होना, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट का वहाँ निर्माण हो जाता है। वही बात करें लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, जंग का निर्माण होना। सिल्वर सल्फाइड का बन जाना, मतलब काली अगर बात करें सिल्वर का, चांदी का काला पड़ जाना, इस तरीके के बात में अगर बात करें। हाँ, जंग क्या है ना, जंग क्या है, तो भाई लोहे का क्षरण जो है वो जंग लगना कहलाता है। आप चांदी के क्षरण को कैसे पहचानेंगे, चांदी काली हो जाएगी उस तरीके से हम पहचानेंगे, ठीक है। हाँ भाई, फिर लोहे का क्षरण एक गंभीर समस्या क्यों है, क्यों भाई, क्योंकि भाई इतने ज्यादा अगर बात करें ट्रेनें वगैरह चल रही है लोहे की पटरियों के ऊपर, हम लोहे के क्षरण को कैसे रोक सकते हैं।
ठीक है, ट्रेनें वगैरह चल रही लोहे की पटरियों के ऊपर, इमारतें बन रही है लोहे की, भाई लोहे की रॉड वगैरह लगती है ना बीम कॉलम वगैरह में, तुमने सुना होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं, थ्योरेटिकली है। चांदू की वस्तु हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, वह हवा में औसतन H2S की गैस की क्रिया से सतह पर ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को मैंने 2 बार करवाया, वो अभिक्रिया लिख लेना। क्या थी वो, ये थी कि भाई सबसे पहले इनके नाम भी लिखना कि Ag होता है, 2Ag होता है, वो अभिक्रिया करता है किसके साथ, अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है Ag2O, Ag2O। ठीक है, हाँ ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या बनाता है, Ag2O बनाता है। और वही अगर हम बात करें Ag2O जो है ना, वो H2S के साथ अभिक्रिया करके बना जाता है, क्या, Ag2S, और साथ में वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लोहे का क्षरण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे की वस्तुओं को बदलने के लिए हर साल बड़ी राशि खर्च की जाती है। जंग से कार की बॉडी, पुल और लोहे की रेलिंग, जहाजों, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं, वे खासकर लोहे से बनी चीज़ों का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो लोहा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोहे पर तेल की परत चढ़ाकर, है ना, तेल की परत चढ़ाने को जंग से रोका जा सकता है। इसका कारण यह है कि तेल की परत है ना, लोहे का सतह पर हवा और पानी को प्रतिक्रिया से, अभिक्रिया से, है ना, प्रतिक्रिया नहीं करने देती है। पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, है ना, मतलब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ना, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मिश्र धातु बनाकर भी लोहे का क्षरण को रोका जा सकता है, लोहे के क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, है ना, तुम लोगों ने किया, वैसे सभी थ्योरेटिकल ही चल रहा है ज़्यादातर। ठीक है, चलो बढ़े आगे, चलो पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था, विद्युत अपघटनी, है ना, विद्युत अपघटनी सेल बनता है, तो विद्युत अपघटन में, है ना, विद्युत अपघटन में, है ना, एनोड जो होता है, हमेशा एनोड नहीं, है ना, एनोड जो होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है, कैथोड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अगर हम बात करें नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। देख लो भाई, ऋणावेशित कैथोड से, है ना, और धनावेशित एनोड से, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, धनावेशित एनोड और ऋणावेशित क्या होता है, कैथोड जो होता है। ठीक है, पक्का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। ये वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है और निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। ठीक है, तो दाई कहाँ पर होगा निक्षेपित, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक धातु वो है ये मुलायम है और चाकू से काटा जा सकता है, वो है पक्के में क्या, हमारी सोडियम, क्या होगी, सोडियम। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं इस चीज के बारे में, ठीक है, बड़ा ही प्यारी सी चीज है, वो क्या है कि जो सोडियम है ना, सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और जब सोडियम का अगर हम बात करें, सोडियम को प्राप्त कैसे करते हैं, इसके क्लोराइड का हम करते हैं विद्युत अपघटन, क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। तो जो सोडियम है वो हमें मिलता है कैथोड पर, कहाँ पर मिलता है, कैथोड पर। ठीक है, जो धनावेश धातुएं जो होती है वो ज्यादातर कहाँ पर मिलती है, कैथोड पर। और अगर हम बात करें जो हमारी धातु होती है वो कहाँ पर मिलती है, एनोड पर। ठीक है, तो भाई धातु जो होती है वो कैथोड पे क्या होती है, निक्षेपित होती है, क्या होती है, निक्षेपित होती है। चलो अगला देखते हैं। X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं आयनिक बंध। अब आयनिक बंध की अगर बात करें उच्च गलनांक होते हैं, है ना, उच्च अगर हम बात करें गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनका निम्न गलनांक नहीं होता है, इनका उच्च गलनांक होता है, मतलब ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु है एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो बेटा दो धातुओं के नाम तो जरूर याद रखना, एक है हमारा जिंक और दूसरा है हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, पक्का, बढ़िया, आगे बढ़ू, बताओ बताओ बताओ, चल आगे देखते हैं। अगला था, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो बेसिकली याद रखना, द्रवावस्था में पाई जाने वाली अगर हम बात करें अधातु जो है वो है हमारी ब्रोमीन, ठीक है। हाँ, चमकदार धातु जो है वो हमारी आयोडीन है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो चमकदार अधातु हमारी आयोडीन है, द्रव अवस्था में अधातु पाई जाने वाली है ना, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो हमारी ब्रोमीन है। और जो हमारा ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या करता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक, मतलब अधातु होकर क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव है ना, कौन सा द्रव है, वो है हमारा ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। हाँ, धातुओं के निष्कर्षण के प्रक्रम में धातुओं को सल्फाइड तथा धातु को कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखो क्या होता है कि जो धातु होती है, या तो धातु कार्बोनेट होता है, क्या होता है, धातु कार्बोनेट होता है, ठीक है, या धातु सल्फाइड होता है। क्या होता है, धातु सल्फाइड होता है। इनको क्या किया जाता है, अगर हम बात करें, इनको कन्वर्ट किया जाता है इनके ऑक्साइड में। किसमें किया जाता है, अगर हम बात करें धातु ऑक्साइड में, किसमें किया जाता है, धातु ऑक्साइड में। अब जो धातु ऑक्साइड होता है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें धातु सल्फाइड को भी हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, धातु ऑक्साइड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करते हैं, धातु ऑक्साइड में। तो बेसिकली क्या होता है, क्या इस प्रक्रिया को हम देखो, कार्बोनेट जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया जिंक कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। क्यों निस्तापन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन था, तो ये निर्माण करता है जिंक ऑक्साइड का और साथ में CO2 गैस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीमित वायु में इसको क्या किया जाता है, अगर हम बात करें गर्म किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निस्तापन। क्लियर, पक्का। अच्छा, इस धातु सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, इसको हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। जैसे जिंक सल्फाइड था, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस लिया, ये बनाता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। सीमित वायु में इसको गर्म किया जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अगर मैं इसका तुम्हें एक इक्वेशन लिख कर बताऊं, तो ZnS ले लो, ठीक है। हाँ, इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, अगर बात करें 3, यहाँ पर 3 ले लो, 6 हो गए, यहाँ पर 2 कर दो, अब 4 हो गए, और यहाँ 2 कर दो, कितने हो गए, अगर हम बात करें 6 हो गए। अब 6 ऑक्सीजन हो गए। अब जिंक देख लो, जिंक कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ 2 हैं। सल्फर कितने हैं वहाँ पर, 2, सल्फर 2 है, जिंक 2, जिंक 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो इस तरीके से इनको क्या करा जाता है, बदला जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड से, है ना, ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बहुत, अगर बात करें, आसान होता है एज कम्पेयर टू धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड। तो धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि धातुओं को ऑक्साइड के रूप में धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, है ना, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से, ठीक है। बढ़े आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, वो है कि ठंडे और गर्म पानी के साथ निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रिया की तालिका के रूप में तुलना कीजिए, ठीक है। हमारे पास धातु हम सबसे पहले ले लेते हैं, कौन, हमारी सोडियम, ठीक है। कौन ले लेते हैं हम, हमारी ले लेते हैं सोडियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होगी, फिर कौन होगा हमारा, अगर हम बात करें काना का मग, तो भाई फिर आएगी कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। फिर आएगी हमारी मैग्नीशियम। तो ये तो ऐसी धातु होती है भाई, जिनके अगर हम बात करें, जिनके अगर बात सतह पर ही हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है और ये तैरने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है, क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो सोडियम है जो हमारा Na, वो अभिक्रिया करता है H2O के साथ, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लेते हैं और 2Na लेते हैं, 2NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। वैसे इनके नीचे नाम लिखना, कैल्शियम में क्या होता है, Ca होता है, साथ में अगर हम बात करें हमारा जल होता है, जो होता है हमारा H2, ठीक है, ये लिक्विड होता है, एक्वस, और ये गैस होती है। जैसे ही अगर हम बात करें, यहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, जो कौन सी अवस्था में होता है, एक्वस अवस्था में होता है, मतलब जल में घुला हुआ। एक्वस मतलब क्या होता है, जल में घुला हुआ। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था, और अगर हम बात करें एस मतलब ठोस अवस्था। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है सेम अभिक्रिया होगी Mg की, तो है ना H2O आएगा। ठीक है, H2O आएगा, यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में अगर बात करें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो बड़ी ही प्यारी सी चीज़ थी ना, बड़ी ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को आना चाहिए, जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ, तो भाई अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिख ही गया तो करवा ही देते हैं कि CuSO4 के विलयन में, है ना, ठीक है, CuSO4 के विलयन को आयरन के पात्र में रखा जाता है। कुछ समय पश्चात आयरन का पात्र में बहुत से छिद्र पाए जाते हैं और अभिक्रियाशीलता के संदर्भ के कारण समझाइए संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है, आयरन के पात्र में तुमने कॉपर सल्फेट रख दिया। अब आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र, क्योंकि वहां का आयरन क्या हो चुका था, विस्थापित हो चुका था। ठीक है, तो लोहा तांबे की तुलना में अधिक क्रिया प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए FeSO4 का उत्पादन करने के लिए लोहा तांबे को विस्थापित करता है। इस प्रक्रिया में लोहे का एक भाग घुल जाता है जिससे बर्तन में छेद हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि जो Cu है ना, CuSO4 है, जो कॉपर सल्फेट है, जिसको तुमने कहाँ रख दिया, आयरन के पात्र में रख दिया, वो क्या कर देगा, वो अगर बात करें आयरन जो है Fe है ना, वो उसको क्या कर देगा, विस्थापित हो जाएगा। और जहाँ का आयरन विस्थापित होगा, ठीक है, जहाँ का आयरन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें वहाँ पर हमारे छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ लिख लेना आयरन, ये कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट, और ये हमारा कॉपर। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस थे, है ना, ये तो अपन एक एक्स्ट्रा कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत, अगर हम बात करें, डीप में पढ़ा। तो आई होप तुमको मजा आया होगा। ठीक है, हाँ भाई, तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा। अब दिवाली आ रही है, क्या आ रही है, दिवाली आ रही है, और तुम लोग बहुत इंतजार कर रहे होगे अपने सरप्राइजेस का। तो तुम्हें ढेर सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दिवाली का वेट करो। ठीक है, या फिर दिवाली के आसपास ही तुमने को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, है ना, तभी मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय, बाय बाय, शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों।